हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक वीडियो में। ठीक है। देखो, इस लेक्चर की खास बात ये रहेगी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है, ये फोकस रहेगा मेरा तुम्हारे तक। मतलब तुम अगर यहाँ पर पूरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर ईच एंड एवरी टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो ना क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मेरा मेन फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको हर एक टॉपिक को समझाऊंगी। तो इनकेस अगर जिस बच्चे ने लेक्चर अब तक नहीं भी देख पाए हैं तो इस एक वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू वो पूरे लेक्चर का एक निचोड़ होता है ना, वो उसको मिल जाएगा और पूरा कर लेगा वो अपना पूरा लेक्चर। जो इसके लेक्चर्स हैं, जितने भी हैं, जो आपको मिले होंगे, 2 या 3 लेक्चर्स में मैंने कवर किया है बच्चों। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं कि आपको ना इसमें सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल बचा सत्य शिक्षा 9-10, इसको आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ से आप पीडीएफ नोट्स उठाएंगे, जो भी आपके काम की चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं हम उनको पेज बाय पेज सॉल्व करेंगे। मीन्स आपके अलग अलग पेजेस पे ये क्वेश्चंस दिए हैं। मैंने पेज नंबर मेंशन नहीं किया, ये वो सभी के पास में जो है बुक्स होगी। तो बुक खोलो, सोल्यूशन मेरे साथ में पढ़ो। और मैं आपको बेसिकली, मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बोला कि आज मेरा ये जो फोकस रहेगा इस वीडियो पे, 2 चीजों पे रहेगा। एक्सप्लेनेशन पे, कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं चीजें, और कॉन्सेप्ट को साथ में फिर क्लियर कर पाऊं। ठीक है, तो 2 चीजों पे फोकस रहेगा आज हमारा। अब बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में कि व्हाट आर केनॉल रेज। केनॉल रेज क्या है। अब तुम याद करो, सॉल्यूशन मत देखो अभी, मेरे साथ में तुम थोड़ा सा याद करो। तुम्हें मैंने बताया था कि रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने परफोरेटेड कैथोड और एक एनोड लगाया था। वैक्यूम ट्यूब था जिसमें उन्होंने हाई वोल्टेज और प्रेशर लो रखा था। उस टाइम पर तुम्हें ध्यान होगा जो परफोरेटेड कैथोड था, क्योंकि परफोरेटेड कैथोड किसको कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड कहते हैं ऐसा कैथोड जिसमें क्या हो, बीच में होल हो। तो उन्होंने एक इस तरीके का परफोरेटेड कैथोड लगाया था। और वो जो एनोड जो रेज थी वो इसी परफोरेटेड कैथोड से पास हो रही थी, तुम्हें ध्यान होगा। तो क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड से पास हो रही थी, है ना, इसीलिए हमने इन रेस का नाम दे दिया था कैथोड रेस। जो हमारी परफोरेटेड कैथोड जो थी, इसमें से हमारी जो रेस पास हो रही थी, हाइड्रोजन आयन जो आयनाइज हुआ था, पॉजिटिव रेस थी ये, इनको हमने क्या दिया था, क्या, केनॉल रेस। ठीक है। और एक और नाम दिया था हमने इनको, इनको हमने दिया था नाम एनोड रेस। ये बेसिकली हमने नाम नहीं दिया था, हमने तो पढ़ा था, नाम दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, जब थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया तो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करा और इस तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। तो रदरफोर्ड का हमने जो एटॉमिक मॉडल था, इसके बाद में हमने वो भी पढ़ा था। ठीक है, उस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो कैनॉल रेस क्या है, पढ़ो। व्हाट आर कैनॉल रेस। कैनॉल रेस आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन या पार्टिकल्स विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। यानी कि हमने जो अपना कैनॉल रेज वाला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यानी कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें उन्होंने एक ट्यूब लिया था, वैक्यूम ट्यूब, जो ग्लास का बना हुआ था, वहां से एयर सारी निकाल दी थी, मेरे साथ में रिकॉल करो, और उसमें हाई वोल्टेज दी और लो प्रेशर कर दिया। और उस टाइम पर हाइड्रोजन गैस जो आयनाइज हुई, वो आयनाइज पार्टिकल पॉजिटिव रेज बोले गए, क्योंकि वो किसके तरफ जा रहे थे, नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जा रहे थे, और परफोरेटेड कैथोड से जाकर के एक एंड पर जाकर के स्ट्राइक हो रहे थे, जहां पर जेडएनएस की हमने एक स्क्रीन लगी हुई देखी थी, जिंक सल्फाइड जो ग्लो करने लगी, ग्रीनिश ग्लो होने लगा उस पे। ये बेसिकली ये जो स्क्रीन होती है लगाई इसलिए जाती है जिससे कि जैसे ही कोई पार्टिकल, ये मेटल की बनी हुई होती है, तो जिससे ही जैसे ही कोई पार्टिकल इससे टकराए तो हमें वो दिख जाए, तो इसलिए लगाई। और हमने देखा कि क्योंकि जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमने ये बोला कि भैया
ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है, और इनको हमने बोला सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है हमारा प्रोटॉन, इसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों प्रोटॉन के बारे में हमें पता चल गया था, लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि प्रोटॉन कहाँ रहता है। ठीक है, अब ये किसने पता लगाया था, ये तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी ये आने वाला है आगे, बट देखते हैं कितने बच्चे टाइम पर आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन, सपोज कोई एटम है और उसके पास में वन इलेक्ट्रॉन है और वन प्रोटॉन है, ठीक है, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो क्या वो एक चार्ज कैरी करेगा या नहीं करेगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी एटम इक्वल, अगर चार्ज, अगर क्या, कोई भी जो एटम होता है वो आपका कैसा होता है, न्यूट्रली, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये खुद कह रहे हैं कि एक एटम है जिसपे वन इलेक्ट्रॉन है और वन ही प्रोटॉन है। जब वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन है तो ये वन और वन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज वन नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड वन पॉजिटिव चार्ज, है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद में बच्चों, अरे किधर गया भाई पेन। हम्म इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज का है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, थॉमसन के थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एन एटम, जो आपका एक एटम का थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग, हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, कैसे हमें ये पता चलता है कि एक एटम न्यूट्रल है एज अ होल। तुम्हें ध्यान होगा, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बच्चों, हम लोगों ने इस मॉडल में देखा था कि हमने देखा कि थॉमसन ने बताया कि इन्होंने बोला कि जो आपका एक वाटरमेलन होता है, जस्ट लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन एटम कैसा होता है, वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें उसका जो रेड पोर्शन होता है वो प्रोटॉन होते हैं, और बीच में जो आपके सीड्स होते हैं, ब्लैकिश वाला ब्लैक सीड्स, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। यही तो बोला था इन्होंने, है ना। तो इन्होंने बोला ये होते हैं प्रोटॉन और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये वाली सरफेस पूरी प्रोटॉन होती है और इलेक्ट्रॉन इसमें इम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं। फिर उन्होंने एक पॉइंट और दिया था, इसके अलावा इन्होंने बोला नंबर 2 कि आपका जो प्रोटॉन होता है, जो आपका एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बराबर होते हैं तो इन्होंने बोला इसलिए जो एटम होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यही बोला था, सभी बच्चों को याद होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो तो थॉमसन ने हमें जो एटॉमिक एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें इन्होंने इन तीनों चीजों की चर्चा की थी, ठीक है। इनके जो एटम इनका जो एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन का जो मॉडल ऑफ एटम है, एटम एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, इसमें जो है इन्होंने इस एटम की जो स्ट्रक्चर है उसकी तुलना की थी वाटरमेलन से, इसलिए इसको वाटरमेलन वाला मॉडल भी कहा जाता है। तो दो बातें ध्यान करते हैं, दो बातें इसमें पढ़ते हैं, चलो। नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। एंड द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें, इम्बेडेड रहते हैं, यानी कि धसे हुए रहते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका इसका आंसर। बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से रदरफोर्ड ने बोला था कि आपने आपने देखा होगा, रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया, गोल्ड जो गोल्ड फॉइल जो थी उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई थी, तो इन्होंने बोला कि जो एक प्रोटॉन है वो सेंटर में रहता है। यही तो बोला था, सेंटर में रहता है, और सेंटर में रहता है प्रोटॉन, और यहाँ पर जो है खाली स्पेस होता है, ध्यान हो अगर आप।
तो वही उन्होंने बोला कि एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम द प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इन्होंने बोला कि बीच का जो पोर्शन होता है किसी भी एटम का वो कैसा होता है, अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डिंग के बाद में इन्होंने बोला कि बीच का पोर्शन जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यहीं पर ही पूरा मास जो है कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्ट करता है ये। और ये इतना कम स्पेस में होता है, बहुत ही टाइनी यानी कि छोटा होता है, बहुत लेस स्पेस में ये होता है। इसी को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है, और उस न्यूक्लियस में रहने वाले सबएटॉमिक पार्टिकल्स कौन थे बेटा? प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। ठीक है, बस इस तरीके से अगर आप बता देते हो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम विद द शेल्स, विद 3 शेल्स। हमने बोर का एटॉमिक मॉडल देखा था, हमने देखा था कि बोर ने बताया कि ये तो ठीक है कि न्यूक्लियस बीच में होता है, ये भी ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बोला कि देयर आर एनर्जी शेल्स, पढ़ा था ना हम लोगों ने। उन्होंने बोला कि ये एनर्जी शेल्स होती हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के। ठीक है, इनको एनर्जी शेल्स भी कहते हैं और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इन्होंने बोला कि इन एनर्जी लेवल्स को हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं, के, एल, एम और एन और ओ और पी, और साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से भी दे सकते हैं। यही बोला था। इन्होंने बोला कि इसको क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। ठीक है, तो हमें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल याद है, सॉरी बोर का एटॉमिक मॉडल ध्यान है अच्छे से बच्चा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? इन्होंने ये भी बोला था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी कि हायर एनर्जी लेवल, मैंने HEL लिख दिया, से लोअर एनर्जी लेवल तक जाने के लिए एनर्जी को क्या करते हैं? इमिट करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं। और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाने के लिए ये एनर्जी गेन करते हैं, ये भी बताया था। और हर एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी क्या रखे हुए, एक एनर्जी का सोर्स है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने उसकी खुद के पास में एक एनर्जी है, ये भी बोला था। और एक एक निश्चित एक्सेलरेशन से ये जो है, एक सर्टेन एक्सेलरेशन से ये जो है मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखो, ये तो हमने डिटेल में बात कर ली ना, बस इतना कहा है कि ड्रॉ स्केच, एक स्केच ड्रॉ करो बोर्स के एटॉमिक मॉडल का विद 3 शेल्स। तो हमने क्या किया? बीच में हमने दिखा दिया न्यूक्लियस, चारों तरफ हमने 3 शेल्स दिखाए। एक तो न्यूक्लियस हो गया, एक हमने दिखाया के शेल, एक हमने दिखाया एल शेल और एक हमने दिखा दिया एम शेल। ठीक है, 3 शेल्स दिखाने हैं, चौथा शेल दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने ये बोर के एटॉमिक मॉडल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतना ही पूछा था। आगे चलते हैं। Question number 4. What do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? आपको क्या लगता है कि अगर जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अगर वो गोल्ड फॉइल ना लेकर के कोई और सी शीट लेते, कोई और सी फॉइल लेते, किसी और मेटल की भी तो ले सकते थे, क्यों नहीं ली? क्योंकि जो आपने सुना होगा गोल्ड के पास में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि गोल्ड जो है ना मेलिएबल होता है। गोल्ड क्या होता है? मेलिएबल इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेलिएबल होता है, ठीक है, तो इसको हम कितने भी अच्छे इसको ड्रॉन कर सकते हैं, एक लंबे पतले तार में, जैसी चाहे मनचाही शीट्स हम बना सकते हैं इसको, टेक्टाइल भी होता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, ये मेटल एक ऐसा गोल्ड मेटल ऐसा मेटल होता है जो हम सबसे सबसे ज्यादा मेलिएबल इसको मानते हैं। ठीक है, तो पतली से पतली शीट इसकी बन सकती है और हमें वही चाहिए थी, यानी कि ऑब्जर्व हमारे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो करवानी थी हमें एक पतली शीट पे करवानी थी, इसीलिए ही उस ऑब्जर्वेशन में गोल्ड को चूज किया गया, ना कि किसी और मेटल को चूज किया गया। अब देखो क्या लिखा है, ऑन यूजिंग एनी मेटल फॉइल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड रिमेन द सेम एज ऑल एटम वुड हैव सेम स्ट्रक्चर। इन इसके अकॉर्डिंगली कि अगर हम गोल्ड की फॉइल लें तभी भी हमारा जो अल्फा पार्टिकल का जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा, और अगर हम कुछ किसी और मेटल को लें तभी भी सेम रहेगा। लेकिन हमें लेना पतला था क्योंकि हमें बहुत थिन फॉइल चाहिए थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या हम प्रेफर कर सकते हैं किसी और को, तो हम गोल्ड को ही प्रेफर करेंगे,
ठीक है, क्वेश्चन में बस ये पूछा था व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पे गोल्ड जो है क्योंकि बहुत ज्यादा मैलिएबल है, इसलिए इसकी मेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही हमने गोल्ड को चूज किया, ना कि किसी और हमने मेटल को चूज किया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो, आपको देखो आंसर्स बहुत जगह मिल जाएंगे, सोल्यूशन बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो एक एक्सप्लेनेशन है, अच्छा एक्सप्लेनेशन और एक कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है जो आपके क्लियर करवा दें, ये चीज आपको समझने के लिए बहुत जगह आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस ये जो वीडियो है इसमें मैंने यही रखा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है और एक्सप्लेन करना है मुझे चीजों को, रादर देन कि मैं बस आपको क्वेश्चन और आंसर पढ़कर सुना दूं, है ना। अब एक और क्वेश्चन है, नेम द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। ये तो बहुत इजी सा है, आपको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीन हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज इस पर होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन को किसने हमें इन्वेंट करके डिस्कवरी किसने की थी, तो प्रोटॉन पर हमने बहुत ज्यादा स्टडी की, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमने पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, तो हमें पता है कि प्रोटॉन रदरफोर्ड ने बताया, और हम इस पे बात कर चुके हैं कि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में किसको प्रेफर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमें बताया थॉमसन ने। ठीक है, जो ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था। न्यूट्रॉन हमें चैडविक ने। तो ये तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी की इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अलग अलग। ठीक है, इसके बाद हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव। इसके पास में कितने न्यूट्रॉन होंगे भाई। देखो, हमें हीलियम हीलियम एटम का एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास हमें दे रखा है, कितना है एटॉमिक मास 4 है। हम जानते हैं एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें दे रखा है, एटॉमिक मास हमें दे रखा है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो वही है, एटॉमिक मास हीलियम का 4 यूनिट है, और एटॉमिक मास जो है बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो एटॉमिक मास हमारा है 4 बेटा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2, और तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। ये बच्चों हम लोगों ने कल ही ये क्वेश्चन लगाया है, तो इसको मैं स्किप करूंगी, कल ही हमने अपनी वीडियो में ये क्वेश्चन लगाया है। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर दे रखा है 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें दे रखे हैं 6 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब दे रखे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, के और एल शेल में कैसे करेंगे, 2,4 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर 11 दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन को के एल एम शेल में हमने डिवाइड कर दिया। कल इसमें हमने कल इस पर हमने क्वेश्चंस लगाए थे, और ये भी हमने क्वेश्चन लगा चुके हैं, आपको भी कुछ होमवर्क में दिए थे, आई होप आपने लगाए होंगे। मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चों ने क्वेश्चंस लगाए हैं, और सबको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, टारगेट हमारा ये है कि जब हमारा एग्जाम आए तो हम इतने क्वेश्चंस लगा चुके हों कि हम अपने एग्जाम में सबसे अच्छा अचीव कर रहे हो मार्क्स। ठीक है, और सबसे अच्छा करके आ रहे हो ऐसी मेरी उम्मीद है। तो हम जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ उसमें हर एक पॉसिबिलिटी जो आपके क्लास 9 के लिए बन सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, इवन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखो, हाउ विल यू फाइंड द बैलेंसी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की बैलेंसी सल्फर की और मैग्नीशियम की बैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग, इस पे ना तुम थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, तुम्हें ध्यान है कि जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा था तो वैलेंसी वैलेंसी के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। आज हम फिर से वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो जो बच्चे नए हैं वो भी सीख लेंगे। देखो, वैलेंसी आप किसी की क्या होती है, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। अब तुम सोचोगे नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, कुछ के तो बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, उसकी तो एक ही है। बिल्कुल वही आज तुम्हें बताना है। अगर आपकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है,
तब तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी जितने उसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 अगर आ रहा है एटॉमिक शेल में तो 1 वैलेंसी हो जाएगी, 2 आ रहा है तो 2 वैलेंसी हो जाएगी, 3 आ रहा है तो 3 वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो सेम रहेगी वैलेंसी। ठीक है, अगर मोर देन मोर देन 3 आ जाता है, 3 से ज्यादा अगर आ जाता है बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 से ज्यादा है, तो हमें अपना फॉर्मूला यूज करना होता है, यानी कि हमें 8 माइनस n करना होता है। और यहाँ पर n क्या है? वेयर n इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ये बताने का एक मेरा क्या मोटिव था, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम। अब तुम्हें पता है, जो भाई पेन भी यहाँ से जो है जा रहा है, चलो अब तुम्हें पता है कि, बहुत ध्यान से समझना, देखो ये वाला क्वेश्चन ना, देखो यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तुम जानते हो ना, 17। भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। और तुम लोगों ने अगर अभी तक अगर तुमने एटॉमिक नंबर नहीं ध्यान करे हैं, तुम गलती कर रहे हो, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो क्लोरीन का होता है 17। अब क्लोरीन की जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, फर्स्ट में 2, देन 8, ठीक है, एंड देन 8 टू 10 हो गया, इसमें कितना बचा 7, यानी कि लास्ट सब शेल में, लास्ट जो आपका शेल है बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या वैलेंसी 7 हो जाएगी? नहीं, 3 से ज्यादा है ना, 3 से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे वैलेंसी के लिए? 8 माइनस एन वाला रूल। तो 8 माइनस एन वाला लगाओगे तो 8 माइनस 7, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी विल बी 1 हो जाएगी। किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। और वैलेंसी का मतलब ये भी होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन वैलेंसी का मतलब ये भी होता है कि जितनी जिस एटम की जितने जिस एलिमेंट की वैलेंसी होगी उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है किसी अदर एलिमेंट के साथ में। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 है, यानी कि क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है कर सकता है। मींस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब है ये, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्टेट, क्योंकि इसे स्टेबल बना देगा इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। हम्म, तो क्लोरीन अपना एक बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ में, जिससे कि ये अपना स्टेबल हो सके। तो एक और यहाँ पर बात बतानी है, नोट डालकर लिख लो कि किसी भी बैलेंस शेल में बैलेंस शेल में बैलेंस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 8 होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा 8 ही हो, मैंने बोला कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में, यानी कि बैलेंस्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, लेकिन अगर किसी के लास्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, हाँ, तो वो क्या करेगा? तो वो करना चाहेगा एक 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा, जैसे क्लोरीन करना चाह रहा है। तो हर एक एटम, हर एक एलिमेंट को अपना स्टेबिलिटी को बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए उसको उसको क्या करना होता है? अब देखो जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही हो, लेकिन हाँ उसे स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही करने पड़ेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, दूसरा तो क्या 8 ही इलेक्ट्रॉन जो है जो स्टेबिलिटी को बताते हैं? एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो जाते हैं, तो ये लेकिन फिर भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि के पास में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो भरने की कैपेसिटी है वो 2 ही है, हमने पढ़ा था ना पीछे, तो इसलिए ये स्टेबल है। तो ये एक एक्सेप्शन केस आ जाता है। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके लिए उसे स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हो तभी वो स्टेबल है। ठीक है, चलो दूसरा 2n² वाला जो रूल है हम लोग वो पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप सबको पता ही होगा 2n² वाला कि मैक्सिमम के में, एल में, एम में, एन में कितने हो सकते हैं? तो 2, 8, 18, 32 हमने ये पढ़ा था। तो होने तो इतने चाहिए, बट बट
अगर होने तो इतने चाहिए, के में 2 होने चाहिए मैक्सिमम 8, ये एल जो है 8 रख सकता है, एम जो 18 रख सकता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको स्टेबल बना देते हैं, तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही कंप्लीट करने हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ 3 पॉइंट थे। बैलेंसी क्या है? बैलेंसी के लिए जो आपका रूल है, ऑक्टेट रूल, वो हमने पढ़ लिया। और किसी की बैलेंसी शेल में स्टेबिलिटी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कैसे स्टेबिलिटी को बताते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सेप्शन क्या है, ये सब मैंने बता दिया। तो ये थोड़ा सा फिर से आप देख लेना वीडियो को पॉज करके, एक बार समझ लेना। ऐसे ही तो अब हम सल्फर में मैग्नीशियम में अगर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ यहीं पर ही समझ लेते हैं आप। क्लोरीन तो हमने पढ़ लिया कि क्लोरीन को कितने चाहिए होंगे। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर्स जो है, एटॉमिक नंबर उसका 16 होता है। 16 का डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8 और 6 में हो जाएगा। अब इसका अगर आप बैलेंसी निकालो तो 8 माइनस n करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 से ज्यादा है। तो इसकी बैलेंसी कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 6, यानी कि 2 बैलेंसी इसकी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे बैलेंसी आप आराम से निकाल सकते हो। मैग्नीशियम कितना होता है? मैग्नीशियम 12 होता है। एटॉमिक नंबर 12 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसका कैसे करोगे? 2, 8 और 2 करोगे। अब इसकी वैलेंसी 2 ही हो जाएगी, सेम होगी वैलेंसी, सेम वैलेंसी होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 से कम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा समझ लेना। If number of proton in an atom is 8 and number of proton is also 8, then what is the atomic number of that atom and what is the charge on the atom? अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें 8 दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हें 8 दे रखे हैं किसी एटम में, तुम्हें नहीं पता वो एटम कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या कुछ सोचना था इसमें? नहीं। अच्छा, अब एक एटम में वो बोल रहे हैं कि इसमें चार्ज कैसा होगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि इस एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इस एटम पे कोई चार्ज। तो लिख देंगे नो चार्ज ऑन दिस एटम। आगे आगे चलते हैं। ये टेबल दे रखी है, ये तुम करोगे, आप करके दिखाना मुझे, और अगर कोई दिक्कत है तो बताना। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक टेबल दे रखी है, कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल फाइंड आउट द नंबर मास नंबर बताना है ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। सल्फर, सल्फर कहाँ है देख लो। एक तो ऑक्सीजन है और एक आपका सल्फर है। वेयर इज सल्फर? क्या आगे दे रखा है? दिया ही नहीं है शायद। सल्फर, हाँ ये दे रखा है ना सल्फर। मास नंबर बताना है। मास नंबर कैसे है, यानी कि एटॉमिक मास कैसे बताओगे? भाई प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो मास नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए इसका आंसर मुझे तुम दे देना, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन हटा देती हूँ। फॉर द सिंबल एच डी टी, ठीक है, tabulate 3 subatomic particle found in each of them, आंसर करना है इसका क्या होगा। तो कह रहे हैं फॉर द सिंबल एच डी टी, ये जो एच और डी टी आपको दिया हुआ है, ये इसके लिए आपको बताना है कि इसका मास नंबर कितना होगा, ठीक है। मास नंबर कह लो, या फिर आपको ये बताना है कि ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो कौन से हैं। तो देखो, इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर जो है एच, हमें पता है क्या होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप में हमने देखा है, एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम जिसको डी से प्रेजेंट करते हैं, और एक होता है ट्राइटियम। और प्रोटियम में हमने देखा था 1H1 होता है, इसमें 1H2 होता है ड्यूटेरियम में, और ट्राइटियम में 1H3 होता है। यही तो देखा था, H D T। तो आसान सा है। इसका मास नंबर निकालना होगा तो क्या करोगे? मास नंबर कैसे निकालते हो? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो करते हो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नील है इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया ही नहीं है। अच्छा, इसमें एटॉमिक नंबर 1 दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब दे रखे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा इसमें। कैसे पता चला? क्योंकि इसका ना 1H2 दिया हुआ है, यानी कि इसका ऊपर जो मास है वो 2 दे रखा है, यानी कि 1 और 1 हुआ होगा तब 2 बना होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा होगा। तो वही है कि बस थोड़ा सा इसको एनालाइज करके बताना है कि ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम है, ठीक है। ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास कैसे निकालते हो? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एक ये रहा होगा, एक ये रहा होगा। ऐसे ही इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसमें देखो ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही 1 है, तो यानी कि ये 1 होगा तो ये 2 होगा। बस सिंपल।
तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? इसका मास नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सॉरी यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो 2 हो जाएंगे और मास नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे, मास नंबर 3। ये समझ में आ गया ना भाई? एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। तो ऊपर वाले में हमारा प्रोटॉन की जगह 1 आ जाएगा, तो बचा कितना? 3 टोटल है। मास हमें दे रखा था 3, तो ये हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा 2। बस यही आपको बताना था। आगे चलते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। आपको दोनों, एक आइसोटोप और एक आइसोबार को समझाना है और उसका हमें क्या देना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। तो एक आइसोटोप उठा लो, सपोज C612 वाला उठा लो। तो कार्बन का जो है, कार्बन के दो आइसोटोप लिख लो। एक तो होता है C612 वाला, C12 वाला, और एक C14 वाला उठा लो। तो C12 का मतलब क्या हुआ कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है। इसका एटॉमिक मास कितना है? इसका 14 है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसके लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, भाई हमने आइसोटोप्स पढ़े थे ना, तो मैं बताया था कि अब कभी भी आइसोटोप्स याद करना तो सीधे याद कर लो कि सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, बस इतना याद कर लो। तो सेम एटॉमिक नंबर यानी कि 2,4 इसका भी होगा, 2,4 इसका भी हो गया। अब आइसोबार अगर कोई लेना है तो आइसोबार सल्फर का भी ले सकते हैं, कैल्शियम का भी ले सकते हैं। तो कैल्शियम का आइसोबार का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा और मास सेम होगा। कैल्शियम का आइसोबार का मतलब है, कैल्शियम का आइसोबार मतलब कि कैल्शियम 40 होता है मास और आर्गन भी 40 होता है इन केस ऑफ मास। अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम की तुलना की, यहाँ पर अगर देखें एटॉमिक नंबर इसके दोनों के डिफरेंट है। इसका 20 है, तो कैसे करेंगे? 2,8,8 कितने हो गए? 18 हो गए। 2 8 10 और 8 18 प्लस 2 20। और इसमें देखो आर्गन का कितना है? 18 है, तो 2 8 8 हो जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा वैलेंसी बताओ जरा, कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होगी? तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2। एक्स्ट्रा करके देख लेते हैं ना, आपको भी समझ आ जाएगा। अच्छा इसकी वैलेंसी बताओ जरा, आर्गन की कितनी होगी? कितनी है यहाँ पे? आर्गन की वैलेंसी कितनी होगी? ऑक्टेट रूल लगा दो, 8 माइनस है, तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 8 0। अरे ये क्या हुआ? आर्गन की 0 वैलेंसी, ये कैसे हुआ? अभी आप पढ़ोगे इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस, आर्गन ना 0 ग्रुप में आता है इसीलिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है। आर्गन एक कैसी है? आर्गन एक इनर्ट गैस एलिमेंट है, इनर्ट गैस एलिमेंट। ठीक है, इनर्ट गैस एलिमेंट इसीलिए। चलो आगे चलते हैं। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैंने आपको क्लास में करवाया भी था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना। पहला हो गया कि भाई ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली, और इस पे नो चार्ज। मास अगर नेग्लिजिबल, मास इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। कितना होता है? अगर हाइड्रोजन की कंपैरिजन में देखें या प्रोटॉन कह सकते हैं उसे, तो 1 में 1800 होता है प्रोटॉन की कंपेरिजन, टाइम्स ऑफ प्रोटॉन की कंपेरिजन में। और हाइड्रोजन के कंपेरिजन में 1 में 840 ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, दोनों का मास जो है 1 1। गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, और ये नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो भैया ये तो कुछ कर नहीं पाता। प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये न्यूक्लियस में होता है, ये भी न्यूक्लियस में होता है। बस इतना सा आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स की मॉडल की। ठीक है, जे थॉमसन्स के मॉडल की लिमिटेशंस यानी कि कौन सी चीज ऐसी थी जिसने इसको रोक दिया, इस थॉमसन के मॉडल को जो है फेल कर दिया। तो रदरफोर्ड जब आए थे तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फेल होता हुआ बताया, क्योंकि इन्होंने बोला था कि प्रोटॉन आर प्रेजेंट ओनली इन द सर्टेन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट। इन्होंने बोला था कि प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन है पूरा सरफेस और इलेक्ट्रॉन इसमें इम्बेडेड है। तो ये चीज ना गलत हो गई, ऐसा है ही नहीं। उन्होंने अपने फॉइल एक्सपेरिमेंट से बताया कि भैया प्रोटॉन जो है ना न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी फेल हो गया, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा कि इनके पास में अगर एक एनर्जी है, हर एक चार्ज पार्टिकल के पास में एक एनर्जी होती है, तो उस हिसाब से तो इनको यहाँ पर घूमते 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 बीच में गिर जाना चाहिए। तो इसीलिए फिर बोर ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, लिमिटेशंस यही हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। क्या है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ।
एनी सच पार्टिकल दैट रिवॉल्व वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड रेडिएट एनर्जी। भाई एक एक्सेलरेशन से वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी भी वहां पे इमिट हो रही है। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन, वुड लूज इट्स एनर्जी, तो एक टाइम पर ये अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। तो फाइनली इसको फिर तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, तो एटम बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बट वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है। तो इस तरीके से ये लिमिटेशंस थी किसकी, रदरफोर्ड के मॉडल की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। क्या था बोर का मॉडल, चलो रिकॉल करते हैं। एटम हैज न्यूक्लियस इन द सेंटर, एटम के पास में न्यूक्लियस होता है सेंटर में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रिएट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट होती हैं जो कि ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रिएट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। यानी कि कोई एटम होता है, उसके अंदर सर्टेन ऑर्बिट्स होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं रहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक संभावना बताई, एक प्रोबेबिलिटी बताई कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रहते हैं, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रिएट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिस्क्रिएट ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करते एनर्जी, जबकि जब जंप करते हैं हायर एनर्जी टू लोअर और लोअर से हायर, तब रेडिएट करते हैं एनर्जी, या फिर इमिट करते हैं या गेन करते हैं। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द लेटर के एल एम एन और 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हम लिख कर आ सकते हैं। और हम क्या दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं कि ये हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, इसको और अच्छे से बनाना आप, और इसको नाम दे देंगे के एल एम एन। ठीक है, एनर्जी शेल्स है ये। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये आपकी n इज इक्वल टू 1, ये इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर इतना अच्छे से सर्किल नहीं बन पा रहा। के शेल में n इज इक्वल टू 1, एल के लिए 2, एन के लिए 3, एन के लिए 4, एन के लिए n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने 2n² वाले यहाँ पर रूल भी पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपेयर ऑल प्रपोज्ड बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम गिवन द चैप्टर, मतलब कि जितने भी कंपेयर करो बोर के मॉडल से, जितने भी आपके अदर मॉडल्स दिए थे उनको। तो ये तो अभी हमने तीनों सेपरेटली पढ़े ही हैं, इनको ए 1 by 1 जो है आप कंपेयर करके यहाँ पर लिख सकते हो कि थॉमसन में क्या था, रदरफोर्ड में क्या था, बोर में क्या था। ठीक है, देखो थॉमसन ने क्या दिया था कि स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन स्फीयर में रैंडमली ऑल ओवर दी स्फीयर फैले रहते हैं। और इस तरीके से उन्होंने मॉडल बताया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये तो थॉमसन ने बोला। रदरफोर्ड ने बोला स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एक स्फीयर होता है पॉजिटिवली चार्ज वाला, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है पूरे एटम का। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेटा अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वेल डिफाइंड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी कहा था रदरफोर्ड ने। अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, तब इन्होंने ये बोला था साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू दी एटम, तो ये इन्होंने बोला था। देखो तुम देख रहे होगे थॉमसन ने जो बातें बोली कुछ कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है रदरफोर्ड वाले में, और रदरफोर्ड ने जो बोला वो कुछ कुछ बोर वाले में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। यानी कि हर एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो बोर बोर ने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कहा ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर में ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है एक डिस्क्रिएट ऑर्बिट में एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी, उस टाइम पर वो एनर्जी नहीं निकाल रही होती है। इन्होंने बोला इन एनर्जी शेल्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम के एल एम एन या 1 2 3 4 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके बता सकते हो। जब आप टेंथ में आओगे और फिर टेंथ से 11th में आओगे, तो टेंथ 11th में आपको इसमें और डीपली जाने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए बस इतना ही काफी है। समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट के लिए। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम ऑल्दो लगा चुके हैं। द रूल फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट के लिए हमें पता है कि 2n² होता है। 2n², यानी कि हमें पता है k में कितने आएंगे, l में कितने आएंगे, m में कितने आएंगे, n में कितने आएंगे। इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। यही तो है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इनको ही हम मैजिक नंबर कहते हैं, मैजिक नंबर। हाँ आगे पढ़ोगे मैजिक नंबर, यहाँ नहीं, आगे पढ़ोगे भी मैजिक नंबर इनको बोलते हैं। और एक स्टेबल
स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है एटम का, तो एटम के पास में स्टेबिलिटी के लिए एक एटम में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप दिखा सकते हो कि के शेल में n इज इक्वल्स टू 1, तो 2n स्क्वायर 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। 2n स्क्वायर वाला जो रूल है उसमें आप पुट करते चलेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8। maximum number of electron 80 होने चाहिए, although capacity 2, 8, 18, 32 की होती है। Electrons are not accommodated in given shell unless the inner shell are filled। जब तक कि एक शेल ना भर जाए, जब तक कि ये ना भर जाए, तब तक एल में के एल में नहीं भर सकते, फिर तब तक एम में भी नहीं भर सकते जब तक एल ना भर जाए। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो ये हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर के आपको बताना है कि कितनी इसकी वैलेंसी होती है और पूरा बताना है। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी भी एटम की कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है वैलेंसी। अब सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन जो 14 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम दिखा सकते हैं आराम से। उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, और इस तरीके से हम जो है आपका सिलिकॉन के लिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हो, और ऐसे ही आप किसके लिए ऑक्सीजन के लिए दिखा सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन के लिए 8 है, सिलिकॉन के लिए 14 है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखोगे 2,4, कितना हो गया 4 to 8 और 2 के एल एम। इसके लिए लिख दो बच्चा 2,8 10 हो गया और 4, ये हो जाएगा के एल एम। बस सिंपल है। अच्छा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की तो 2 ही हो जाएगी वैलेंसी। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन की कितनी हो जाएगी? 8 माइनस एन रूल लग जाएगा क्योंकि 3 से ज्यादा है ना? तो ये हो जाएगा 8 माइनस एन, यानी कि 8 माइनस 4। तो कितनी हो जाएगी बच्चा इसकी वैलेंसी? यार ये क्या लग गया, इसको हटा देते हैं। एक मिनट, देखो 8 माइनस एन यानी कि 8 माइनस 4, यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4 इसकी क्या हो जाएगी? सिलिकॉन की वैलेंसी हो जाएगी। इस तरीके से आप वैलेंसी आराम से निकाल सकते हो। सिलिकॉन की ना कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 4 की होती है। आगे आप हायर क्लास में आओगे तो पढ़ोगे। सिलिकॉन जो है सिलिकेट्स वगैरह बनाता है, चेन होती है, यूनिट्स जुड़ी रहती हैं, 4 की कैपेसिटी होती है इसमें। तो ये आगे वही बात बोली गई है जो मैंने आपको बताई है, तो इसे स्किप करते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। एग्जांपल ले लो और उसको समझाओ। कैसे समझाओगे? हमने एटॉमिक नंबर भी कवर कर लिया पीछे अभी, मास नंबर भी कवर कर लिया, आइसोटोप भी कर लिया, आइसोबार भी कर लिया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम इस वीडियो में लास्ट तक रुके रहे तो तुम पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन भी करना। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सोडियम पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड के एन एल शेल, एक्सप्लेन। देखो सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम 11 होता है, सोडियम क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि सोडियम, ये तो सोडियम के लिए हो गया, रुको सही से बताती हूँ मैं तुम्हें। सोडियम के पास में एटॉमिक नंबर होता है 11, यस और नो? यस। तो तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। लेकिन तुमसे क्या पूछा गया है? Na पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा। सोडियम 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 लू लूज्ड 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा तो सोडियम के पास में कितने बचे? कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 2,8। इसीलिए जो इसका Na पॉजिटिव जो होता है, उसका जो आपका आउटरमोस्ट शेल होती है वो कंप्लीटली फुल होती है, और जो के वाली शेल है वो भी कंप्लीटली फुल होती है, कंप्लीटली फुल। बस सिंपल। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो बहुत अच्छे से लगा पाओगे। इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, दो तरीके से दो आइसोटोप्स में ब्रोमीन एटम मिलता है, 7935 ब्रोमीन और 8135 ब्रोमीन। तो ऐसे में कह रहे हैं कि 50.3% अगर उस एवरेज मिलता है, एवरेज इसका हुआ है, तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। तो लेट की एवरेज एटॉमिक मास हमें ब्रोमीन का निकालना है, तो एक के लिए हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 79, 79 इनटू में
इसकी जो हमें एवरेज दे रखा है कितना है 49.7%, यानी कि अपॉन में 100, तो लिख लिया मैंने और प्लस कर दिया क्योंकि एवरेज निकालना है, तो प्लस कर दिया मैंने कितना, अगला वाला है एटॉमिक नंबर 81 इंटू 50.3 अपॉन में 100। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना निकल के क्या आएगा, ये पूरा जब तुम कैलकुलेट करोगे बच्चा तो आएगा 39.263, इसका आएगा 40.743, तो ये आपका आ जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा क्योंकि हमने प्लस कर दिया दोनों को और डिवाइड कर दिया 100 से। ऐसे ही अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट x इज 16.u यूनिट, 16.2 यूनिट। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स 16x8 और 18x8, यानी कि कोई एलिमेंट ऐसा दे रखा है जैसे ब्रोमीन के दिए थे ना आइसोटोप्स, ऐसे ही इसके भी आपको क्या दे रखे हैं, सैंपल दे रखे हैं, अलग अलग आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप है ये। अब इसका भी हम वैसे निकाल देंगे, लेट द परसेंटेज ऑफ, हमने लेट कर लिया कि परसेंटेज ऑफ 16x8 वाले की x है और परसेंटेज ऑफ 16x8 वाले की y है, सॉरी 100 - x है, कि हम मान के चलते हैं कि किसी भी सैंपल में जो टोटल परसेंटेज होती है मान के चलते हैं कि 100 होती है, तो जब एक की x है तो दूसरे की 100 - x हो जाएगी, दोनों को प्लस कर दिया और बिल्कुल उसी की तरह क्या एटॉमिक नंबर इंटू एक्स अपॉन में 100, एटॉमिक नंबर इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 और बराबर में रख दिया टोटल जो उसकी एवरेज थी, कितनी थी 16.2 यूनिट। ठीक है, और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, जब कैलकुलेट करेंगे तो तुम लोग निकाल सकते हो कि एक बार एक्स की परसेंटेज जब आ जाएगी 90, ठीक है, तो तुम अगले की क्या कर सकते हो, 100 माइनस एक्स था ना, 100 माइनस एक्स, तुम 100 माइनस 90 कर सकते हो और यहाँ आ जाएगा 10% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लगा सकते हो। इन दो क्वेश्चंस को जरा और अच्छे से समझ लेना, बार बार वीडियो को अगर देख करके, अगर बार बार वीडियो चलानी पड़े तो बार बार चलाना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये थोड़े से अलग है। बस क्या है, इसमें एवरेज निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ आपकी अच्छी है तो आप कर लोगे, ठीक है, और नहीं भी अच्छी है, बेसिक भी है, तो तब भी कर लोगे, डरना नहीं है। तुम लोगों से अगर ये कह दो ना मैथ अगर अच्छी है तो मेरी तो अच्छी नहीं है, क्या करें, अच्छी है, तुम्हारी भी अच्छी है, जो नहीं अच्छी है ना उसको अच्छा करो, कुछ अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ जेड इज इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। जेड मतलब एटॉमिक नंबर किसी का 3 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, अरे यार तो वैलेंसी कितनी होगी तुम ही बता दो, कितनी होगी, z is equals to 3, तो what would be the valency of that element also named the element। z अगर 3 है यानी कि एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का होता है, और लिथियम का होता है तो इसकी वैलेंसी बता दो कितनी होगी, 2,1 है, यानी कि लास्ट सब शेल में लिथियम की 3 होती है एटॉमिक नंबर, तो इसको 2,1 के है, तो 1 आ रहा है तो इसकी वैलेंसी भी 1 ही हो जाएगी, दैट्स ऑल। अब इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है तो ये सब बहुत माइन्यूट सी चीजें रह गई। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स और वाई आर गिवन एज अंडर एक्स माइनस वाई, तो यानी कि प्रोटॉन उसमें कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये बताना है, नहीं प्रोटॉन दे रखे हैं न्यूट्रॉन भी दे रखे हैं, प्रोटॉन है 66 और न्यूट्रॉन है 68, तो गिव द मास नंबर एक्स एंड वाई, मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई के लिए हमें मास नंबर बताना है, अलग अलग एलिमेंट है एक्स और वाई, उनके लिए मास नंबर बताना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखा है, ठीक है, और आपको व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज, और इन दोनों स्पीसीज का रिलेशन क्या है ये भी बताना है। देखो तुम जानते हो कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यस और नो, यस और नो, यस, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, जब हमें प्रोटॉन दे रखे हैं 6, न्यूट्रॉन दे रखे हैं 6, ठीक है, तो 6 और 6 हो गया 12। अच्छा यहाँ पर ना तुम्हारा प्रोटॉन 6 और 6 मतलब दोनों के लिए, एक्स के लिए 6 और वाई के लिए 6, ये भी एक्स के लिए 6 और ये वाई के लिए 6 दे रखा है, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो, ये कॉमा लगा दो चाहो तो, 66 नहीं है, 68 नहीं है, 6 और 68 है, और यहाँ पर निकालोगे मास नंबर वाई के लिए तो 14 आ जाएगा, उसके लिए 12 आया, इसके लिए 14, तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, बोथ एक्स एंड वाई आर आइसोटोप्स हो जाएंगे क्योंकि सेम एलिमेंट है, आइसोटोप्स है, तभी तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है अलग अलग निकल कर आ रहा है, इसका 14 इसका 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। देखो उसमें भी प्रोटॉन कितने हैं 6 है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं 6 है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्स के लिए जो है
और वाई के लिए, दोनों में आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर के अलावा जो आपका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों दोनों जो है आपके हो जाएंगे आइसोटोप्स। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स। फॉर फॉल्स एफ लिखना है एंड टू टी लिखना है। ए है कि जे जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। क्या जे जे थॉमसन ने कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है केवल न्यूक्लियॉन्स? बताओ, करा था ना? ऐसा तुमने कुछ पढ़ा नहीं? फॉल्स। A nucleon is nucleon is formed by an element and a proton combining together. Therefore, it is neutral. A neutron is formed by an electron. ये भी false हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। false, ये भी false, इसको false में ही लिखो भाई, कटट मत लगाओ। फिर है the mass of an electron is about 1 upon में 2000 टाइम ऑफ प्रोटॉन। गलत, false। ठीक है, लगभग 1 upon में 1800 इतना था, तो यहाँ ट्रू दे रखा है बट ये false होगा। डी है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन एक टाइप का आयोडीन होता है विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्वाइटर जो एक आपका डिजीज होती है उसके लिए आयोडीन का जो आइसोटोप होता है यूज किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइस एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग चॉइस। In question 15, 16, 17, question 15, Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए, और इलेक्ट्रॉन के लिए या न्यूट्रॉन के लिए? तो भैया न्यूक्लियस बताया था रदरफोर्ड ने, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 एमसीक्यू, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप्स क्या होता है? द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स? तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देखते हो आइसोटोप्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर हो गए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन आर, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन ओके, कार्बन आयन, क्या पूछा है ये? कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, यहाँ पे मिसप्रिंट है, जो भी है। चलो अब आप नंबर ऑफ वैलेंसी तो निकाल सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंसी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप निकाल करके बताना, दिखाना मुझे क्या होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही होगा? तुम्हें पता है 11 होता है तो 281 हो जाएगा, ये 28 यानी कि डी सही होगा। चलो ये भी हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल कंप्लीट करो। एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर दिया है किसी किसी का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है किसी किसी का, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ द एटॉमिक, नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं? एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, अगर एटॉमिक नंबर 9 दिया है इसका, ठीक है, मास नंबर नहीं दिया, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिए हैं 10 है, अच्छी बात है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दे दिए हैं, नहीं दिए, तो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है, तो ये 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएगा, तो जब ये 9 और ये 9, तो ये भी 9, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा ये तो आप निकाल लोगे। मास नंबर कितना हो जाएगा, तो मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दो, तो ये 19 हो जाएगा। इजी सा है। तो जब ये 19 हो गया, एटॉमिक नंबर 9 है, तो ये जरूरी है कि जाहिर सी बात है ये क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हो जितने भी आपको स्पीसीज दी हैं, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे निकाल सकते हो, जैसे जैसे आपको एक चीज पता है तो आप दूसरी चीज निकाल लोगे आराम से। तो ये हमारा टोटल जो था आज का सेशन, इसमें आपने पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर लिया। ठीक है, सप्ताह शिक्षा 9-10 ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करो, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको। और कैसा लगा सेशन ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आई होप जो भी नए बच्चे अगर आज ज्वाइन किए हैं ना, उन्होंने भी ये एक चैप्टर से पूरा, पूरा नहीं तो मैं कह रही हूँ 70% तो आपने रिवीजन कर ही लिया। तो अभी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।